हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मच अवेटेड वीडियो मैं लाया हूं। काफ़ी न्यू सिलेबस के बच्चे हैं जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस पहला अटेम्प्ट वो देने जा रहे हैं दिसंबर 23 एग्जाम्स में। जी हाँ, जो प्रॉपर पहला अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का 2023 का, और जो शेड्यूल्ड है दिसंबर 23 में। ठीक है, तो इन बच्चों ने आई थिंक ईईटी जनवरी में माइट भी पास आउट किया होगा, मई 23 सीएसईटी में माइट भी पास आउट किया होगा, और कुछ बच्चे अभी जुलाई में भी पास आउट करेंगे और वो दिसंबर 23 देने वाले हैं। और मैक्सिमम बच्चे मॉड्यूल 1 ही देने वाले हैं, जिसके अंदर मेरा सीएएफएम सब्जेक्ट आता है। ठीक है, मॉड्यूल 1 में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डील करता हूं, सीएएफएम। इस वीडियो में मैं काफी आपको जनरलाइज्ड गाइडेंस देने वाला हूं, बहुत सारे अनमोल वचन आपको देने वाला हूं, बहुत ज्यादा टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। अज्यूमिंग कि आपका पहला अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, तो उसमें बहुत गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा नादानियां होती हैं, और वो सब मैं आपको समय पे बता रहा हूं ताकि आप वो आगे चल के मिस्टेक्स न करो। ठीक है, पूरी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि मिस्टेक्स कम से कम करनी है। मिस्टेक इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट होगी होगी। हम जैसे 100 लोग भी आ जाएं, स्टिल आप मिस्टेक करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मिस्टेक आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मतलब टोटलिटी में इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, बट मिनिमाइज कर सकते हो। कम से कम गलतियां करनी है, और एटलीस्ट जो हम जैसे लोग आपको बता रहे हैं, टाइम पे बता रहे हैं, एटलीस्ट ऐसी गलतियां आपको मतलब ध्यान देनी है कि आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो काफी बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें। सीएएफएम के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए मिलेगा, जो इस वीडियो से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारा गाइडेंस आपको दूंगा, जनरलाइज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और कुछ भी एडिशंस होते हैं इंस्टीट्यूट के, जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा। और सीएएफएम के बहुत सारे वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस प्लानिंग आपके लिए चल रही है, और सही समय पे आपके लिए सारा मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इंश्योर करें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी चीजें सीएएफएम से रिलेटेड आपको जाननी है, या कुछ आप चाहते हो स्पेशल टॉपिक है जिस पे मैं गाइड करूं या कुछ पढ़ाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू प्रिपेयर मॉड्यूल 1 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सर्विस फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले फैक्ट चेक कर लेते हैं। फैक्ट चेक ये है कि समय कितना बाकी है, सबसे पहले आप देख लो। ठीक है, तो तकरीबन 110 डेज अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन इफेक्टिव प्रोडक्टिव 110 डेज ही पढ़ाई के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो उसका वर्किंग ऐसा है कि भाई ग्रॉस टाइम जो है 155 157 अप्रॉक्सीमेटली उस रेंज में आपके पास ग्रॉस नंबर ऑफ डेज है, जिसमें से एक मॉड्यूल के लिए 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपको तकरीबन 30 डेज ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से छोड़ देने चाहिए। 2 से 3 रिविजन्स आप आराम से 30 डेज में कर सकते हो, और 2 से 3 रिविजन्स रिकमेंडेबल होती हैं बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, 30 डेज आप इसमें छोड़ दो। फिर जो अदर फॉर्मेलिटीज हैं, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस करने होते हैं, आपको प्री एग्जाम देना है, आपको ओडीओपी करना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, ये सब में भी काफ़ी टाइम चले जाता है। तो मैंने सेफर साइड 5 फुल डेज काउंट कर दिए हैं कि 5 पूरे दिन जितना टाइम आपका इसमें लगेगा। ठीक है, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी बच्चे अपने स्केड्यूल में, स्टडी शेड्यूल में काउंट ही नहीं करते हैं। रियलिटी में आप अगर स्टडी शेड्यूल बनाओ, प्रैक्टिकल चीज़ें काउंट करके बनाओ, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शंस आपके होंगे ही होंगे इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 4 and 5 मंथ्स। फिर आप रोज तो पढ़ाई नहीं करोगे, अनइंटरप्टेड लगातार पढ़ ही जा रहे हो, ऐसा होगा नहीं। बीच बीच में आप भी छुट्टियां लोगे, वॉलेंट्री हॉलीडेज जो हम लेते हैं, संडे भी इसमें आ जाएगा, और हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो 10 डेज बहुत मॉडेस्ट मैंने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट मिनिमम 10, 12, 15 डेज तो इसमें जाते ही हैं। तो मैंने सेफर साइड 10 मिनिमम काउंट कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो नेट प्रोडक्टिव डेज जो पढ़ाई के लिए आपको प्रॉपर मिलेंगे वो तकरीबन 110 डेज है। आप मेरे हिसाब से तो 100 डेज मान के चलो। ठीक है, 100 डेज है आपके पास, 3 महीने, 3.25 महीने आपके पास तकरीबन है पढ़ाई के लिए। ठीक है, मतलब रिवीजन के लिए अलग, और वो रिवीजन में मैंने टेस्ट सीरीज, ये वो थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, सब काउंट कर लिया, आप टेंशन मत लो। चलो, तो एक अंदाजा आपको आ गया कि आपके पास समय कितना है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट
कि 30 डेज आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, तो बैक वर्किंग करो। 21 दिसंबर से आपके एग्जाम है, तो 30 डेज पहले तकरीबन मिड नवंबर तक आपको सेफर साइड अपना जो रेगुलर स्टडी है, कंसेप्ट बेस्ड जो स्टडी आप कर रहे हो, रेगुलर स्टडी जो आप कर रहे हो, वो आपको मिड नवंबर तक एनी विच वे कंप्लीट करनी पड़ेगी। उससे डिले हुआ तो क्या होगा, तो आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, और आप ये धीरे धीरे समझ जाओगे कि रिवीजन अगर आपकी प्रॉपरली नहीं हुई है तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, आप प्रॉपरली एग्जाम को फेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, भले आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत सारे मंथ्स आपने स्टडी किया होगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे टीचर से भी पढ़ा होगा, बट अगर सफिशिएंट एंड प्रॉपर रिविजन्स नहीं होती है तो सब चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप कोई पिक्चर नहीं देखने वाले हो 3 घंटे की, 3 घंटे में इतना प्रेशर रहता है कि वो टाइम पे कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एग्जाम पहली बार आप रिटन पेपर दोगे तो उसमें सब वो बहुत प्रेशर रहता है, ओवरऑल रोल नंबर लिखना, ये सेट वो ये वो, बहुत सारा लोग बहुत ज़्यादा गलतियां भी करके आ जाते हैं प्रेशर के इसमें। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि चीज़ें टफ हैं, चीज़ें ईजी ही हैं, काफ़ी चीज़ें आप कर भी लोगे, बट वहां 3 घंटे में परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्लियर है? चलो, तो आपको टारगेट पता होना चाहिए आपका कि आपको मिड नवंबर तक एनी हाउ रेगुलर स्टडी कंप्लीट करनी है। ये ट्रेन आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एग्जाम फॉर्म नहीं, बेसिक जो सीएस का रजिस्ट्रेशन होता है एग्जीक्यूटिव का, उसका 31 मई था लास्ट डेट। अगर आपको बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल होना है फॉर दिसंबर एग्जाम्स, तो जो भी बच्चे 31 मई या उसके पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो वो बोथ ग्रुप अपीयर कर सकते हैं फॉर दिसंबर 23। पर वो चाहे तो सिंगल ग्रुप कोई भी दे भी सकते हैं, बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं, सारा चॉइस उनके ऊपर है। एग्जाम फॉर्म भर के आपको डिसाइड करना है। एग्जाम फॉर्म में मतलब आपको भरना होता है कि आप कौन सा मॉड्यूल अपीयर करना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन तो बोथ का ही होता है हमेशा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बोथ का ही होता है। आप एग्जाम क्या देना चाहते हो ये एग्जाम फॉर्म के थ्रू आप इंस्टीट्यूट को बताते हो, तो एग्जाम फॉर्म विल डिसाइड विच ग्रुप यू विल अपीयर इन दिसंबर 23। ठीक है, तो ये मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूं। ठीक है, तो 31 में और उसके पहले आप रजिस्टर हो चुके हो तो बोथ या सिंगल कोई भी दे सकते हो। और अगर आपने 31 मई के बाद रजिस्टर किया है, 1 जून या ऑनवर्ड्स रजिस्टर किया है और 31 जुलाई तक अगर आप रजिस्टर कर देते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो। और जो जुलाई CSET का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आई थिंक 12 या कुछ 13 अगस्त का एक्सटेंडेड डेट है। ठीक है, सेपरेट जुलाई 23 स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सटेंडेड डेट है क्योंकि उनका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। क्लियर है? तो वो लोग दिसंबर के लिए सिंगल मॉड्यूल दे सकते हैं। अगर ये 31 जुलाई की डेट आपकी निकल गई या जो एक्सटेंडेड डेट है जुलाई वालों की 12 या 13 अगस्त, वो अगर उनकी डेट निकल गई तो फिर दिसंबर अटेम्प्ट में आप अपीयर ही नहीं हो पाओगे। क्लियर है? पूरा दिसंबर अटेम्प्ट ही आपके हाथ से निकल जाएगा। तो टू एंश्योर कि आप टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर एक नई आफत है आपके ऊपर, वो है ODOP। ठीक है, ये EET में नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव में ही सिर्फ ये आपको एक कॉम्प्लायंस करना होता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ODOP आपको कर लेना है, 1 डे का ही है, बस जाके अटेंड करना होता है। फिजिकल जो भी ICSI के ब्रांचेस हैं, जो भी आपके नियर बाय ब्रांच है, वहां पे आपको इंक्वायरी करनी है, वहां पे आपको पूछना है कि नेक्स्ट ODOP कब है। और इसका प्रॉपर शेड्यूल, पैन इंडिया शेड्यूल भी ICSI ने रिलीज कर दिया है और मैंने अलग वीडियो में वो बता भी दिया है और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो ब्रांच वाइज कब कब ODOP शेड्यूल्ड है उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है, तो वो आप देख लो और फटाफट आपका नियर बाय ब्रांच में जो भी वो शेड्यूल्ड है एंश्योर करो कि वो टाइम पे आप उसको निपटा लो। उसको अगर आप पेंडिंग रखोगे ना, मैं बता रहा हूं बहुत पछताओगे। वो डेट को लॉक करके एनी हाउ आपको वो अटेंड करना है, नहीं तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्लियर है? तो शेड्यूल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और फटाफट शेड्यूल चेकआउट कर लो, नियर बाय ब्रांच कौन सी पड़ेगी आपको और उसका इमीडिएटली नेक्स्ट ODOP सेशन कब है वो आप देख लो। ब्रांच को पहले से ही अपना नाम रजिस्टर कर दो, नाम रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही जाके उस दिन चले जाओगे तो वो मना कर देंगे, तो आप उसको पहले आप रजिस्टर कर लो, एक आध कुछ फॉर्म वॉर्म होगा वो भर दो। फीस ऑलरेडी आपकी भरी हुई है रजिस्ट्रेशन के अंदर 600 रुपीज, तो आपको फीस कुछ नहीं भरनी है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखवाना है और उस दिन पे चले जाना है और कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्लियर है क्या?
तो इंश्योर करो कि ओडीओपी टाइम पे आप कंप्लीट कर लो, और प्री एग्जाम भी आपको देनी होती है, ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको प्री एग्जाम देना होता है। चारों सब्जेक्ट्स का जो मॉड्यूल 1 के आप अपियर करने वाले हो उसका प्री एग्जाम भी आपको क्लियर करना होता है। क्लियर है? तो उसका लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट उसका होता है, जो भी एग्जाम फॉर्म का डेट होता है वही लास्ट डेट होता है प्री एग्जाम एंड ओडीओपी का। मतलब कि आपको प्री एग्जाम और ओडीओपी पहले क्लियर करना है, पास करना है, अटेंड करना है, जो भी है। ओडीओपी की एग्जाम नहीं होती, ओडीओपी सिर्फ आपको देखना होता है, जाके वहां बैठना होता है दिन भर, और कुछ भी नहीं है। प्री एग्जाम लेकिन आपको पास करनी होती है। क्लियर है? तो ये दोनों जब आपके हो जाएं उसके बाद ही आप जो मेन एग्जाम का फॉर्म है वो आप भर सकते हो। क्लियर है? तो मेन एग्जाम का जो लास्ट डेट है फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स वो है 25 सितंबर। ठीक है? एग्जाम फॉर्म खुल जाते हैं 26 अगस्त से। 26 अगस्त से आपके फॉर्म खुल जाएंगे और 25 सितंबर तक आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी मतलब जो नॉर्मल एग्जाम फॉर्म की फीस है, विच इज सिंगल मॉड्यूल 1200 रुपए, बोथ मॉड्यूल 2400 रुपए, ये फीस भर के आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। पर अगर आपकी ये 25 सितंबर की डेट निकल गई तो आप 10 अक्टूबर तक विथ लेट फी ऑफ एडिशनल 600 रुपीज भर के आप स्टिल एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। तो ये 10 अक्टूबर वर्चुअली ये जो डेट है ये आपकी लास्ट डेट होती है। इसके आगे कितने भी पैसे आप दे दो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 10 अक्टूबर के बाद आप एग्जाम फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हो। क्लियर है? तो यही डेट है 25 सितंबर और 10 अक्टूबर, जिसके पहले आपको ओडीओपी भी कर लेना है और प्री एग्जाम्स भी पास कर लेने हैं। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। फीस भी बता दी है, ओडीओपी की भी फीस और प्री एग्जाम की फीस इंक्लूडेड है। 1000 रुपए फीस होती है प्री एग्जाम की और 600 रुपीज फीस होती है ओडीओपी की। ये रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर इंक्लूडेड होती है, अलग से बाद में भरने की जरूरत नहीं होती है। दोनों वन टाइम फीस है और आपको आपके रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपने पे कर दी होंगी। ठीक है? एग्जाम फॉर्म की फीस बस जो है ये आपको अलग से भरनी होती है, ये फीस रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड नहीं होती है। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अब मुद्दे पे आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या बातें ध्यान में रखें। बहुत सारे सवालों के मैं आपके जवाब दे दूंगा कि 4 सब्जेक्ट्स हैं तो कैसे अप्रोच करें, कैसे पढ़ें, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें, कैसे स्टडीज़ को मैनेज करें, सेल्फ स्टडी नोट्स बनाएं नहीं बनाएं, स्टडी मटेरियल कवर करें इंस्टीट्यूट का नहीं करें, क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है? बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स की बातें हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। लेट्स स्टार्ट द टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है? सबसे पहले आपको स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हो सकता है CSET आपने बिना स्टडी शेड्यूल ऐसे ही पास कर दी होगी, बट माय फ्रेंड आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, बहुत टफ एग्जाम्स आपको अभी देनी है। ET बिलीव मी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है? एक तो आप घर बैठे रिमोट प्रॉक्टर मोड से कंप्यूटर पे एग्जाम दे के पास हो गए हो, तो ठीक है उसका कुछ वैल्यू नहीं है। अब आपको एक्चुअल एग्जाम सेंटर पे जाके फिजिकल पेपर्स देने हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले होते हैं। उसमें परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा प्रेशरिंग हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती है कॉन्फिडेंटली फील करके वहाँ पे जाके एग्जाम देने में। तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन लगेगी और उसका सबसे बेसिक चीज़ है स्टडी शेड्यूल। अगर आप अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपको टाइम हमेशा कम पड़ेगा, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा रिविजन्स के लिए, आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा टेस्ट वगैरह देने के लिए। फुल सिलेबस की टेस्ट जो एक आध आपको देनी होती है मिनिमम, वो भी आपको देने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप टाइम पे स्टडी शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर प्लान आउट कर लो कि आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है वो आप कैसे यूज़ करने वाले हो, कितने समय पे क्या पढ़ोगे, तो फिर आप बहुत बेटर वे में स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हो और आप सब चीज़ें टाइम पे कर लोगे। तो प्लीज़ स्टडी शेड्यूल बना के पढ़ाई करें। दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है? दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। बाकी कोर्स ग्रेजुएशन कोर्सेज या अदर कोर्सेज माइट भी बिना स्टडी शेड्यूल के हो जाते होंगे, बट यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है क्योंकि आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन ना आ रहा हो, बट जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है? 7 सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, कम नहीं होते हैं। ठीक है? ओल्ड सिलेबस में 8 थे, 8 के 7 हुए हैं तो लोगों को अब लग रहा है कि काफ़ी ईजी हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 सब्जेक्ट स्टिल बहुत ज़्यादा भारी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट है एज फार एज द कवरेज इज कंसर्न। और आप नंबर ऑफ पेजेस देखोगे 800 to 1000 पेजेस का आपका सिंगल सब्जेक्ट है। इट्स टू मच, वास्ट है, बहुत वास्ट है। ठीक है? तो आप
समझो बात को, बिना स्टडी शेड्यूल आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छे से बैठें, टाइम दें और अच्छे से एक बार का शेड्यूल बना लें, ठीक है। अब अगर आपका सिंगल मॉड्यूल है, ठीक है, मैं मॉड्यूल 1 पे ही फोकस करूंगा, ऑडियंस उसी की ज़्यादा है। तो अब क्योंकि 3 मंथ्स ही रह गए, अभी तक आपने चलो काम चला लिया होगा, कम ज़्यादा पढ़ाई कर ली होगी, 19-20 की पढ़ाई की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्योंकि सिर्फ 3 महीने ही बाकी है, तो आप 8 आवर्स का शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर दो, मिनिमम 8 आवर्स पर डे, ठीक है, मॉड्यूल 1। तो कोशिश करो कि 2 आवर्स पर सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। मेरा जो एक टिपिकल एक स्टैंडर्ड तरीका है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि आप 2 आवर्स पर सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। अब हो सकता है आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो आप 1.5 आवर का डेली वीडियो लेक्चर देखो और हाफ आवर का सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के कुछ काम नहीं होने वाला, आपको अपने अंदर उसकी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, अपने आप को वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दिलानी पड़ेगी, खुद से चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो एक बार सॉल्व करके थोड़ा सा फटाफट देखना पड़ेगा, कैलसी पे थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। तो आधा घंटा तो भाई डेली बेसिस पे आपको सेल्फ स्टडी करनी ही है। तो 2 घंटे आप इस तरह से डिवाइड कर लो। हर सब्जेक्ट जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो 1.5 आवर आप वीडियो लेक्चर देखो, या अगर आपका वीडियो लेक्चर ही 2 घंटे का है तो आप पूरा 2 घंटा वीडियो लेक्चर देखो, आधा घंटा एडिशनल पढ़ाई करो, तो आप 8.5 या 9 घंटे उसको कर दो। क्योंकि काफ़ी टीचर्स का एक सिंगल लेक्चर 2 घंटे का भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 घंटे का पूरा एक लेक्चर देखो डेली और हाफ एन आवर उसके और एक्स्ट्रा निकालो। मेरा जो टिपिकल लेक्चर होता है वो 45 मिनट्स का होता है, 45 to 50 मिनट्स, दैट्स इट। तो आप मेरे लेक्चर्स का 2-2 पार्ट मिनिमम देख सकते हो, मतलब 1.5 आवर तकरीबन वो हो जाता है 2 पार्ट्स, या थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा होगा, और आप आधा घंटा सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो 9 घंटे आप मान के चलो, 8 से 9 घंटे का शेड्यूल आप मान के चलो कि आपको इतना तो देना है, ठीक है। 2 घंटा लेक्चर, हाफ एन आवर की स्टडी, और कहीं कहीं अगर आपका ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल है, 1.5 घंटे का है, तो आप 1.5 घंटा देखो, ठीक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टीचर टू टीचर डिफर करेगा। और अगर आप पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पूरा टाइम आपकी कंट्रोल में है, तो आप प्रॉपरली पूरे, फिर तो सब सेल्फ स्टडीज है ना, लेक्चर देखने ही नहीं है, सेल्फ स्टडी करना है, तो फिर आप प्रॉपर 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट रोज पढ़ना मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मैंने हमेशा सारे सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने की कोशिश की है। रीजन बीइंग कि माइंड का पूरा खेल होता है, एग्जाम इज अ माइंड गेम, ठीक है, माइंड गेम है। तो माइंड हमारा क्या होता है ना, हमको भटकाते रहेगा, माइंड बहुत आपसे गेम खेलेगा। माइंड क्या करेगा कि भाई अगर आप सिलेक्टेड 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहां आपका दिल ही नहीं लगेगा, आपको टेंशन कहाँ आएगी कि जो आपके सब्जेक्ट अभी भी बाकी हैं, जो अभी आपने शुरू भी नहीं किए हैं, फिर लोग उसकी बातें आपको बताएंगे। जैसे सपोज CFM की बात करते हैं, कुछ बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल सपोज SBEC और कंपनी लॉ चालू कर दिया होगा, ठीक है। लॉ आपका प्रायोरिटी होना चाहिए क्योंकि आपका कोर्स ही लॉ है, और कंपनी लॉ बीइंग वन ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट, आपको कंपनी लॉ और SBEC पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप कंपनी लॉ और SBEC पढ़ रहे होंगे, लोग आपको JIGL की बातें बताएंगे, लोग आपको CAFM का बताएंगे कि यार वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लोग बोल रहे हैं बहुत टफ है, लोग बोल रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, उसमें तो कोई MCQ भी नहीं है। तो ऐसा होता है, जो आप पढ़ रहे हो वहां की भी बातें होती है, पर आपका वहां ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो आप पढ़ रहे हो ना, जो चीज पढ़ रहे उसकी टेंशन आती ही नहीं है। टेंशन किसकी आएगी, जो सब्जेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुए, फिर आपको उसकी टेंशन खाई जाएगी। क्या CFM में फिर कैसे करूंगा कंप्लीट, नहीं हो पाया तो ऐसा तो नहीं होगा मेरे 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट फिर कंप्लीट ही नहीं हुआ, बहुत लेट हो गए तो फिर मैं उसमें फेल ना हो जाऊं, 40 मार्क्स मेरे स्कोर नहीं हुए तो ये माइंड आपसे गेम खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्जाम है, तो आप ठीक है ये फेस करोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप चारों सब्जेक्ट पढ़ो। जब आप चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन नहीं आएगा। कोई चीज अगर टफ है भी तो आप उसको पहले पढ़ के कंप्लीट भी कर सकते हो, क्योंकि आप डेली हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। हर सब्जेक्ट डेली पढ़ने से कोई भी सब्जेक्ट आप पे हावी नहीं हो पाता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाता है। ये मेरी सोच है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं इस तरह से सोचता था और इस तरह से मैंने अभी तक की पढ़ाई अपनी की हुई है। क्लियर है? तो आप ऐसा सिंप्लीफाइड शेड्यूल बना सकते हो, बैलेंस शेड्यूल है, ज्यादा दिमाग ओवर स्मार्टनेस बहुत लोग आपको दिखाएंगे। मैं बता रहा हूं चीजें बहुत सिंपल हैं, अगर आप उसको सिंपल रखोगे तो
क्योंकि यहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने का बहुत ज़्यादा चलन है, फैंसी लगता है लोगों को, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेंगी वीडियो में भी, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स लोग बताएंगे, बट बहुत ज़्यादा एनर्जीज खपा के कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ सिंपल हो सकती है ना, अगर रास्ता सीधा है ना तो सीधे जाओ, ज़बरदस्ती ऐसा 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 आड़ा टेढ़ा जाके करने का नहीं है। सिंपल 2 घंटा रोज पर सब्जेक्ट, खत्म, ज़्यादा दिमाग पे तान नहीं देने का, ठीक है। चलो, अब जो है बताया था, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन कैसा है, आखिरी में होती है, रिवीजन आखिरी में ही होती है। रिवीजन आप पहले नहीं कर सकते, पहले रिवीजन कर लेते हैं बाद में रेगुलर स्टडी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, यू विल नेवर फील द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। यस, आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगा, सर मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तब तो समझ में आ रहा है, सर आप पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब याद नहीं रह रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूं, तो वो रिवीजन का ही है प्रॉब्लम। जब आप रेगुलर स्टडी करते हो, आप बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर सिलेबस आखिरी तक जाएगा। इसीलिए काफ़ी टीचर्स आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रिवाइज अभी करने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे आप जितना पढ़ रहे हो उतना रिवाइज करते जाओ। संडे वनडे खींच के पूरा पूरा चैप्टर जो आपने कंप्लीट कर लिया है वो पूरा पूरा खींच लो, एक बार का रिवाइज कर लो, या 2-2 महीने में एक आध 2 दिन 3 दिन ब्रेक लेके आप पूरा रिवाइज करो, ठीक है। उतना ही टाइम आप पढ़ते वक्त, स्टडी करते वक्त रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हो, क्योंकि आखिरी में रिवाइज करना ही है। अभी आप कितनी भी रिवीजन कर लो, यू कैन नॉट रिप्लेस द रिविजन्स रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर द एग्जाम, ये याद रखना। कितना भी रिवाइज कर लो, आप सबको वो दिमाग से उड़ते ही जाता है, ये हमारा फीचर है, दिमाग से उड़ते जाएगा ही जाएगा और आप भूलते ही जाओगे, और ये नेचुरल है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप टेंशन मत लो, अवेयर रहो कि हाँ ये होता ही है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। बेटर है सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर लो ताकि आप आखिरी में ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स कर पाओ, ठीक है। चलो, तो सफिशिएंट टाइम आप रिविजन्स के लिए रखो और प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। रेगुलर स्टडी मटेरियल से आप रिवाइज नहीं कर सकते, 800 900 1000 पेज के नोट्स लेके आप रिवीजन के लिए नहीं बैठ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप जब रिवीजन करने बैठोगे आपको पता चलेगा कि आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए 2 या 3 ही दिन मिलेंगे। आए ख्याल में? तो एसबीसी तो हो जाएगा, जेआईएल भी हो जाएगा, आए ख्याल में? ये हो जाएंगे क्योंकि छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-2.5-3 दिन में हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको जाएगा वो जाएगा कंपनी लॉ में और CAFM में, ये 2-3 दिन में मुश्किल है, अनलेस आप बहुत स्ट्रिक्ट हो आपके मटेरियल को लेके, आपके कवरेज को लेके। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, प्री डिफाइंड हो, पहले से ही सोच रखा है बस मैं इतना इतना ही पढ़ूंगा, ये प्रैक्टिकली सॉल्व करूंगा, ये लॉ यहीं से पढ़ूंगा और इसके इतने केस स्टडीज पढ़ के जाऊंगा, तो ही वो पॉसिबल है। हंसी मजाक में ये चीजें 2-3 दिन में कंप्लीट नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन, बहुत स्मार्ट यहां पे आपको लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर मैं कह रहा हूं कंपनी लॉ एंड CAFM के लिए, ठीक है। फिर आपके 20 मार्क के एमसीक्यू हैं CAFM छोड़ के, ठीक है। CAFM छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको 20 मार्क्स के केस स्टडी या एप्लीकेशन बेस्ड आपको MCQ होने वाले हैं, ठीक है। तो उसका फायदा भी ले सकते हो, MCQ ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, इजी होते हैं, आप कवर कर सकते हो। रिटर्न से तो थोड़ा सा इजी होते हैं स्कोर करने के लिए, तो आप वो 20 मार्क्स के भी फोकस कर सकते हो। 20 में से अगर आपने 12 या 14 मार्क्स सिक्योर कर लिए तो एक बेस आपका पासिंग का बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये रिटर्न पेपर्स के लिए CAFM छोड़ के जो बाकी पेपर्स हैं उन पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है। केस स्टडीज कैसे बनती हैं, क्या टॉपिक्स पे बनती हैं, क्या लॉजिक्स पे बनती हैं, क्या सिचुएशंस पे बनती हैं, वो आपको अगर समझ में आ गया तो पढ़ते पढ़ते आप ऐसी चीजों पे सेपरेटली ध्यान दोगे कि कहां कहां सिचुएशंस हैं, क्योंकि आपको सिचुएशन पूछी जाएगी, खासकर कंपनी लॉ में सिचुएशन दी रहेंगी, बताओ अब क्या होगा, तो उसमें अलग 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 ऑप्शन रहेंगे। उसमें हो सकता है आपको पेनल प्रोविजंस भी पूछी जाए, तो आपको शायद पेनल्टीज भी याद करनी पड़ जाए, तो वो सब आपको कंपनी लॉ के जो महारथी हैं, टीचर्स हैं, वो सब आपको टाइम पे गाइड करेंगे। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत सारे टीचर्स हैं पैन इंडिया लेवल पे, यूट्यूब पे आके बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारा टिप्स ट्रिक्स बताएंगे डेफिनेटली, ठीक है। CAFM में MCQ है ही नहीं, तो इसलिए वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट आपको MCQ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 20 में से 12 या
14 मार्क अगर आपको मिल गए तो बहुत बढ़िया बेस आपका पासिंग का बन सकता है। ठीक है, फिर है जो आपसे निग्लेक्ट हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, मैं बता रहा हूं ना, ये बस ये ऐसी चीज़ है ना, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप स्पीड को लेके ध्यान ही नहीं दोगे। आपने 12th कब पास की होगी याद करो। 12th दिए हुए आपको कितना टाइम हो गया है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तो हो गए होंगे, एक आध साल भी हुआ हो सकता है। तो 12th में आपने प्रॉपरली लिखा था, उसके बाद ईईटी के चक्कर में आपने लिखा ही नहीं है। अब जब से आप एग्जीक्यूटिव में आए हो तब भी आपने कुछ खास लिखा नहीं है। तो इसका इतना बड़ा इंपैक्ट आप पे पड़ेगा ना, आपको नंबर 1 तब पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट जब दोगे ना तब आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काफ़ी लोग तो टेस्ट भी नहीं देते, मैं बता रहा हूँ, मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था स्टोरी में, 70% लोगों ने टेस्ट दिया ही नहीं था। बिना टेस्ट सीरीज के, बिना कुछ लिखे वो ऐसे ही पेपर देने चले गए थे। सिर्फ 30% लोगों ने ही प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। तो आप सोचो, मेजॉरिटी यहां पे गलत है, मेजॉरिटी इस फील्ड में गलत होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सोच समझ के चीजें आप पूछो या किसी और का फॉलो करो, क्योंकि यहां मेजॉरिटी लोग गलतियां कर रहे हैं। तो टेस्ट आप दोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा, तो शायद आप आखिरी में संभल भी जाओ, लेकिन फिर उतना टाइम मिलेगा नहीं आपको कि बस एक हफ्ता लिख लिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्पीड रिक्वायर्स टाइम, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। राइटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ग्रेजुअली स्पीड बढ़ेगी। तो आपको आखिरी कम से कम 2 महीने तो लिखते रहना चाहिए, रोज आधा एक घंटा कुछ ना कुछ आप सॉल्व करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, केस स्टडीज लिख के देख लो, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई चीज़ आप लिख के देखते जाओ ऑन अ डेली बेसिस, तो आप बच जाओगे। नहीं तो आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ, चलो एमसीक्यू की वजह से थोड़ा बच गए हो, एमसीक्यू से थोड़ा बच गए हो, पेपर थोड़ा कम छूटेगा, बट अगर 100 मार्क्स का रिटर्न होता जैसे सीएफएम में है, आपका 20-20 मार्क का पेपर छूटने वाला है। मैं बता रहा हूं सीएफएम में ऑन एन एवरेज, मैं बता रहा हूं पैन इंडिया लेवल पे एक एवरेज सीएस स्टूडेंट का 20 मार्क का पेपर छूटने वाला है, मुझे पहले से ही पता है। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता अनलेस मैं आपको बस अवेयर कर सकता हूं, बट स्टिल अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो चीज़ होने ही नहीं वाली, समझ रहे हो। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है सीएफएम में, क्योंकि वहाँ एमसीक्यू नहीं है, और 60-70 पेपर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, प्रॉपर फुल वर्किंग नोट्स के साथ आपको प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में किया होगा। तो बहुत मुश्किल है, आए ख्याल में। तो स्पीड पे ध्यान देना, नोट डाउन कर लो कि आपको इस पे सेपरेट ध्यान देना है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, स्कोर टारगेट कर लेना भाई। आपकी पासिंग आपको पता है कि एग्रीगेट पासिंग भी होती है, आपको मॉड्यूल 1 में सब में इंडिविजुअली 40 मार्क्स भी चाहिए, और एग्रीगेट पूरा ग्रुप मिला के 50% मार्किंग भी चाहिए। तो 400 मार्क का आपका पेपर है, 100-100 मार्क के 4 पेपर हैं, सब में इंडिविजुअली 100 में से 40 मार्क्स चाहिए, और 400 में से टोटल आपको 200 मार्क्स भी स्कोर करने हैं। तो आप ये कैसे अचीव करोगे, वो आपको पहले से ही टारगेट रखना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आप लोगे, क्योंकि सारे चारों सब्जेक्ट में 50-50 मार्क एग्जैक्टली आपके आ जाएंगे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आपको आपके क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ आप 50 या 50 क्रॉस नहीं कर पाओगे, पता होना चाहिए कि भाई यहाँ मेरे 40 ही आएंगे, तो ये जो 10 का मेरा डेफिसिट है, मुझे कोई और सब्जेक्ट से वो निकालना पड़ेगा। लक पे ज़्यादा भरोसा करके मत जाना कि आ जाएगा हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, एक और अटेम्प्ट मिल जाता है। ठीक है, चलो, तो स्कोर पहले से ही टारगेट करो, एफर्ट्स भी आप उसी के हिसाब से करो। जहां आपको 50 से ज्यादा लाना है तो वहां पे आपको कवरेज भी उस हिसाब से ज्यादा रखना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जहां 40-45 का है तो आप हल्के हल्के चीजें आराम से भी लाइटली भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप टारगेट के हिसाब से अपनी पढ़ाई और कवरेज और बाकी सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो। फिर है कि ये बुखार आपको आएगा, पूरे चैप्टर छोड़ देने का बुखार आएगा, और ये खासकर उन लोगों को होगा जो जुलाई सीएसईटी पास होने वाले। जो जुलाई सीएसईटी पास होंगे, अगस्त में रजिस्टर करेंगे, फिर अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो आधा आधा सिलेबस छोड़ने का उनका प्लान रहेगा। बहुत सारे चैप्टर्स वो स्किप करने वाले हैं। जिन्होंने बहुत समय पहले प्रॉपर पढ़ाई चालू कर दी है उनके मन में ऐसा ख्याल नहीं आएगा, पर जो में ईटी पास हुए हैं, जिन्होंने 1-2 महीने वेस्ट कर दिए हैं, हाल ही में पढ़ाई स्टार्ट की है, उनको भी ये बुखार आएगा कि यार ये नहीं हो रहा मेरे से, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये बहुत लेंदी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, या सर ने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देता हूँ। ये बुखार आपको आने ही वाला है, और ये बुखार है भाई, ठीक है, ध्यान देना,
कोई भी चैप्टर पूरा स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स। इंडिविजुअल टॉपिक्स आप लीनियंसी ले सकते हो कि बहुत एक आध टाइप का क्वेश्चन है या एक आध टाइप का केस स्टडी है, एक आध सेक्शन है, तो आपको नहीं जम रहा तो आप स्किप कर सकते हो। पूरा पूरा चैप्टर यू जस्ट कैन नॉट स्किप, ठीक है। फिर है कि ये मैंने हाल ही में रिमाइंडर भी डाला था, टाइम पे प्री एग्जाम ओडीओपी निपटा लो भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपको फिर देना पड़ेगा। अर्जेंसी, पैनिक्स, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा, पहला पहला अटेम्प्ट है और आप, ठीक है, कोई आपको इसमें हेल्प भी नहीं कर पाएगा। प्री एग्जाम आप ही को देनी है, ओडीओपी आपको ही जाके वो लेना है, करना है, उसमें कोई टीचर आपको कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा, ठीक है। और उसमें एरर्स भी आते हैं, ओडीओपी में तो कुछ नहीं है, मतलब वो टाइम शेड्यूल्ड है, आप जाओगे तो हो जाएगा। प्री एग्जाम्स में काफ़ी वेबसाइट के भी इश्यूज आते रहते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समय से पहले स्टार्ट कर दो भाई, ऐसा ना हो गलती किसी और की हो और भुगतना आपको पड़े, ठीक है। तो आप फटाफट प्री एग्जाम ओडीओपी साइड बाय साइड निपटा लो। फिर है स्टडी मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप कवर करो। यस, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, स्टडी मटेरियल आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो मॉड्यूल कवर करवाते ही हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर्स लेके पढ़ रहे हो, आप मैच कर सकते हो या टीचर से भी डायरेक्टली पूछ सकते हो कि भाई आपके मटेरियल में कितना स्टडी मटेरियल कवर्ड है, हमको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि 90% तक तो मॉड्यूल सारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स जो होते हैं ना, वो कवर करवा देते हैं और उतना सफिशिएंट होता है। 100% पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन मॉड्यूल कवर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। 80-90% मॉड्यूल कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस वो आपको इंश्योर करना है कि आपके जो भी लेक्चर्स हैं उसमें 80-90% मॉड्यूल कवर्ड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो निगलेक्ट मत करना। फिर है कि पास पेपर्स का देखो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है न्यू सिलेबस का, और ये हर बच्चे के मन में आया ही होगा कि यार मैं न्यू में हूँ, पहला अटेम्प्ट है, हमको कुछ नहीं पता। ये इसका बहुत ज़्यादा लोगों ने डर बिठा रखा है, बट आई थिंक इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने तैयारी अच्छे से की है, कंसेप्चुअली अच्छे से की है, राइटिंग प्रैक्टिस की है, सब किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है कि ये पेपर पैटर्न नहीं पता, क्या नहीं पता। मतलब ऐसा क्या पूछ लेंगे ऐसा क्या पूछ लेंगे जो पहले नहीं पूछा है। यस, आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, बट एमसीक्यू बन जाते हैं, टीचर्स बना लेते हैं। और इवन मैं बता रहा हूँ, प्री एग्जाम भी आप जो दोगे वो भी तो एमसीक्यू होती है। प्री एग्जाम तो 100 मार्क्स की पूरी एमसीक्यू होने वाली है, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपके माइंड में वो क्लियर होना चाहिए कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं। अगर आपको एक बार समझ गया कि एमसीक्यू कैसे बनते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आप खुद ही गेस कर लोगे कि हाँ ये टॉपिक पे ऐसा एमसीक्यू बन सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी रिवीजन अच्छी है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है, फिर वो पेपर पैटर्न को कोसते हैं। अरे भाई तुमने पढ़ाई नहीं की तो पेपर पैटर्न कैसा भी हो, पेपर पैटर्न तुमको पता भी होता ना तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है। वो कवर अप करने के लिए करते हैं। मैं बता रहा हूं, बुरा लगेगा आपको, बट मैं बता रहा हूं ये फैक्ट है। लोग प्रिपेयर अच्छे से नहीं करते हैं और फिर वो एक आध जो नेगेटिव फैक्टर होता है या एक आध जो चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना, वो उसको ब्लेम खेलते हैं। वो ब्लेम गेम है बेसिकली। तैयारी अच्छी होती है तो लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फ्लॉ है ये सिर्फ आप में नहीं है, मतलब सिर्फ आपके लिए पहला पेपर नहीं है। जिनका रैंक भी आएगा उनका भी तो पहला ही पेपर था। अगर इतना ये प्रॉब्लम होता तो पैन इंडिया लेवल पे किसी का रैंक ही नहीं आता ना। सोचो, आप जितना ही लोगों को टाइम मिला है, आप जितना ही टाइम मिला है, आप जो ही सिलेबस कर रहे हो, आप जो टीचर से पढ़ रहे हो, आप सब वही सेम, सब स्टूडेंट सेम पार पे है ऑलमोस्ट, स्टिल लोग मैनेज कर रहे हैं कि वो रैंक ले रहे हैं। मतलब चीजें पॉसिबल है ना, चीजें पॉसिबल है। इतने लोग पास हो रहे हैं, इतने लोग रैंक ला रहे हैं, तो पॉसिबल तो है। मतलब आपने सही चीज पे फोकस नहीं किया है, तो आप फोकस करो पढ़ाई पे, अंडरस्टैंडिंग पे, रिविजन्स पे, राइटिंग प्रैक्टिस पे आप फोकस करो। पेपर पैटर्न मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। आप पास ही नहीं हो सकते, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यस, आप रैंक लाओगे या बहुत ज्यादा हाई स्कोर करोगे नहीं करोगे, वो पेपर पैटर्न माइट भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, बट 100 में से 50 लाने हैं तो आई डोंट थिंक इट इज अ बिग थिंग कि आप पेपर पैटर्न के हिसाब से मतलब आपकी पासिंग डिसाइड होगी। तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन्स, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, आप मैनेज कर लोगे।
ठीक है। फिर हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है भाई। कंपनी लॉ कोर है, कंपनी लॉ कंपनी लॉ कंपनी लॉ, मतलब वही पागल हो जाते लोग। अरे कंपनी लॉ कितना भी इंपॉर्टेंट हो, है 100 मार्क का ही, है 100 मार्क का ही, 400 मार्क का कंपनी लॉ नहीं है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ के पूरा ग्रुप पास नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा अंधभक्त भी नहीं होना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है। JIGL भी अच्छे से पढ़ना है, SBC भी अच्छे से पढ़ना है, CFM भी अच्छे से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ना है। एक आध बार आपका कोई पसंदीदा सब्जेक्ट है तो उसको लेके पागल हो गए, ऑब्सेस हो गए हो, ठीक है, बेवकूफ़ी होती है, पास नहीं हो पाओगे। पास करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स पास करने हैं, तो सब पे टाइम एफर्ट्स थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रॉपरली। फिर है कि डिफिकल्टी लेवल को अंडर एस्टिमेट मत करो। MCQ ईजी होते हैं नो डाउट, पर आपके पेपर के जो MCQ हैं वो कोई रेगुलर MCQ नहीं होने वाले, वो केस स्टडी बेस्ड होने वाले हैं और थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। आपको शायद उसमें लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ टिक नहीं करना है, टिक भी करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। मतलब 50-50 है। मतलब जो आपके मॉड्यूल में पीछे हर सब्जेक्ट के दिया हुआ है, एक सैंपल पेपर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो MCQ किस टाइप के आने वाले हैं। तो उसमें आई थिंक 2 मार्क का एक MCQ है, तो टिक मारने का आपको 1 आध मार्क मिलेगा और 1 आध मार्क आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। आए कुछ समझ में? तो 20 मार्क का है, टोटल आपके 10 MCQ आएंगे। तो 10 के 10 अगर आपने सही टिक किए तो 20 में से 10 तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं 20 में से 10 तो आपके ईजी हो जाएंगे। अगर आपने सही टिक मार दिया तो आधे मार्क तो मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर लिया तो आधा आधा मार्क और मिल जाएगा। 1.5 मार्क आप एटलीस्ट ले सकते हो। 2 में से 2 मिलेंगे नहीं मिलेंगे बोल नहीं सकते, चेकर टू चेकर डिपेंड कर सकता है। तो आप 2 में से 1.5 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि भाई मेरे 10 MCQ हैं 2 मार्क के, तो मेरे 7-8 भी सही निकले, 1.5 मार्क तो मेरा मिल जाएगा, 12-13 मार्क मेरे जम जाएंगे। ठीक है, चलो, तो एक क्वाइट डिफरेंट रहने वाले। अब जो मैंने आपको बताया 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, अब वो मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, मैं एज अ स्टूडेंट वैसे ही कर सकता हूं, बट प्रोवाइडेड उसके लिए आप 9-9 घंटे 10-10 घंटे का शेड्यूल मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। 4 अलग अलग सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार ये बहुत ओवर हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम भी कर सकते हो। 2-2 सब्जेक्ट पढ़ो 4-4 घंटे, वो भी चल जाएगा। बट प्रॉब्लम आपको होगी, 2 सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ोगे उसकी आपको टेंशन नहीं होगी, 2 सब्जेक्ट जो आपने चालू नहीं किए हैं उसकी टेंशन आपको रात दिन खाई जाएगी। हर टीचर को परेशान करोगे, सर मेरे कोई टेंशन हो रहा है, मेरे को हो रहा है, माँ बाप को परेशान करोगे, तो ये होगा। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम का डिसीजन ले रहे हो, मान के चलो कि आपको जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका टेंशन आएगा, उसको फेस करने का भी मतलब जिगर रखो, ठीक है। तो वो भी चलता है, सारे 4 सब्जेक्ट्स भी चलता है, ये सब आपके ऊपर है। आपका स्टडी स्टाइल कितना है, मतलब कैसा स्टडी स्टाइल है, कितना टाइम आप देने वाले हो, आप कितने सब्जेक्ट्स एट ए टाइम हैंडल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें थी, आई थिंक बहुत डिटेल में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। स्टडी शेड्यूल अच्छे से बनाना, ठीक है, स्टडी शेड्यूल अच्छे से बनाना। स्टडी शेड्यूल में मैंने बता दिया आपको कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पहले आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे, और फिर ऑन दैट बेसिस आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हो। टाइम शेड्यूल आपको खुद बनाना है, कोई रेडीमेड टाइम शेड्यूल मत लेना। आप सुबह कितने बजे उठते हो हमको क्या पता, सोचो ना। मैं मतलब क्या, मतलब मेरे को अगर 1000 बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो मैं 1000 बच्चे को एक ही टाइम पे उठाऊंगा, एक ही टाइम पे सुलाऊंगा, एक ही टाइम पे खाना खाने को बोलूंगा? पॉसिबल नहीं है ना। हर बच्चे का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, सबका टाइम अलग होता है। मैं बहुत ज़्यादा लेट उठता हूँ, मैं अपना शेड्यूल बताऊंगा, आप हंसोगे कि ये क्या इंसान है, पागल है क्या। मैं बहुत लेट उठता हूँ, गुड आफ्टरनून हो जाती है, क्योंकि मैं लेट नाइट काम करता हूँ। मैं रात को 2, 3, 4, 5 बजे तक काम करता हूँ, मैं बहुत लेट सोता हूँ, तो इसलिए मैं सीधे आफ्टरनून में उठता हूँ। और मैं ये सालों से कर रहा हूँ, मेरा बहुत ही नेचुरल स्टेट है, मेरी बॉडी को यही चलता है। मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सो नहीं पाता हूँ, और जिस दिन सो भी जाता हूँ तो भी मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। तो हर इंसान का एक साइकिल है, एक सालों से जो वो शेड्यूल फॉलो करते आया है, वो उसको वही जचता है। वो उसको चेंज करेगा भी ना, एक आध हफ्ता 10 दिन कर पाएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। मैंने भी अपने शेड्यूल्स बहुत बार बदल के देखे हैं, 10 दिन से ज़्यादा वो टिकता ही नहीं है, बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। खासकर मेरी जितनी उम्र होने के बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जवानी में तो सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ, बॉडी के हिसाब से चलो, जैसा बॉडी नेचुरल स्टेट पे रहे, जितना रिलैक्स्ड रहे, जितना आपको सब शरीर अच्छा रहे, ठीक है, उस हिसाब से आप काम करो,
ठीक है, तो टाइम शेड्यूल जो है मॉर्निंग का रखना है, लेट नाइट का रखना है, ये आप खुद डिसाइड करो, कोई टीचर की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, बहुत टीचर्स हैं रिस्पेक्टफुल होंगे, आप बहुत उसको आइडलाइज करते होंगे, बट सुबह या रात का जो डिसीजन है, चाय या कॉफ़ी का डिसीजन है, ये सब आपको खुद ही लेना चाहिए। जो आपकी बॉडी को सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे, आप वही चीज़ें करो प्लीज़, मेरी रिस्पेक्ट है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है। क्लियर है? चलो, तो स्टडी शेड्यूल बनाओ प्रॉपर, 8 आवर्स 9 आवर्स का प्रोडक्टिव टाइम आप रखो। अब उसमें वही है, बीच में प्रॉपर ब्रेक्स रखो, उसमें एंटरटेनमेंट भी रखो, गाने वाने भी सुनो। ठीक है, थोड़ा बहुत दोस्तों के लिए भी टाइम रखो, फैमिली के लिए भी टाइम रखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी टाइम रखो, सब चीज़ों के लिए टाइम रखो, और बस वो सब माइनस करके 9 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई के लिए आप दे दो, खत्म। क्लियर है? चलो, तो 9 घंटे 10 घंटे जो मैं कह रहा हूँ, ये लेक्चर्स जो आप देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स जो अलग अलग फैकल्टी के आप देख रहे होंगे, वो सब मिला के है। ठीक है, लेक्चर देख के, सेल्फ स्टडी सब मिला के, या इवन राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई का जो भी पढ़ाई है ना, वो सब मिला के 10 घंटे। ठीक है, और मेरा लेक्चर का भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं CAFM के, मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं बता चुका हूँ, और वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ये आपके लिए रहने वाला है मॉड्यूल 1 में फुल, क्योंकि ये रिटर्न है, इसमें कोई 20 मार्क्स के MCQ नहीं है, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। नंबर ऑफ चैप्टर्स, उसके कवरेज, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स जो इसमें सॉल्व करने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चैप्टर में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, उसके टाइप्स हैं, उसके डिफिकल्टी लेवल है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कंफर्टेबल और स्पीड बनाने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट को थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्रेश रिकॉर्डिंग्स मैं दे रहा हूँ, जो करंटली मेरी चल रही है रिकॉर्डिंग फॉर December 23 अटेम्प्ट। ठीक है, फ्रेश पूरा स्टडी मटेरियल के हिसाब से रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे प्रॉपर टॉपिक्स कवर्ड हैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से। ICSI का जो CS का आपका प्रॉपर न्यू सिलेबस है, उसी का ये रिकॉर्डिंग है, फ्रेश है, और लगभग ये 225 आवर्स तक ये जाने वाला है, या 200 के तो ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, और ये सब मिनिमम है, कोई भी ज़बरदस्ती की चीज़ें इसमें पढ़ाई नहीं गई हैं, सब चीज़ें बेसिक हैं, बस सब चीज़ें मिनिमम है, और इतना आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? डाउट सॉल्विंग बहुत बढ़िया आपको मिलेगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यार आपको डाउट आएंगे ही आएंगे, आप जब सिलेबस देखोगे ना, आपको समझेगा कि यार ये इसमें बहुत हेल्प लगने वाली है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हेल्प लगेगी। डाउट, मैं इसको नाम डाउट सॉल्विंग देता हूं, पर इसमें मैं बोल रहा हूं हेल्प लगेगी, आपको बहुत गाइडेंस लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस लगेंगे कि जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो स्टेप्स परफॉर्म करके आप आंसर कर रहे हो, प्रेजेंटेशन, इसमें आपको एक टीचर की सपोर्ट लगेगी कि यार आप सही कर रहे हो कि नहीं, आपको कहाँ आपकी गलती हो रही है, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको बहुत सारे चैप्टर्स परेशान करेंगे। तो इसमें ऐसे वीडियो लेक्चर्स की आपको जरूरत पड़ेगी जिसमें डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो, जिसमें आप डेली बेसिस पे अपने टीचर से बात कर पाओ, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर पाओ, कॉल पे बात कर पाओ, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन आपका होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो ही आपको वीडियो लेक्चर्स हेल्प करेंगे। वन साइडेड आपको वीडियो लेक्चर दे दिए जा रहे हैं, आप खुद करो, वैसा ये सब्जेक्ट है नहीं। आप कितने भी होशियार हो, ये सब्जेक्ट में आपको टीचर के, एक मेंटोर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड पड़ेगी। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, बहुत ज़्यादा इसमें आपको सपोर्ट लगेगा, जो आपको मैं पर्सनली प्रोवाइड करता हूँ थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन, और 10 साल से मैं ये अकाउंट सब्जेक्ट, FM सब्जेक्ट, कॉस्टिंग सब्जेक्ट, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते आ रहा हूँ। फेस टू फेस भी पढ़ा चुका हूँ, और 4-5 साल से मैं अब ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं यही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सपर्टीज़ है मेरा इस सब्जेक्ट्स में, बहुत ज़्यादा सालों से मैं पढ़ा चुका हूँ, और इन्हीं फील्ड्स में रियल लाइफ में काम कर चुका हूँ। ठीक है, और वर्ड टू वर्ड टीचिंग स्टाइल है मेरा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, ऊपर से हवा में बस कंसेप्ट बता दिया, आगे बढ़ो, ये तो आपको आता है, ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये सारी बातें होती नहीं है। हर चीज़ टू द पॉइंट डिटेल में डिस्कस की जाती है, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें कवर की जाती है, और अनलिमिटेड व्यूज़ मिलते हैं सर, 1.2, 1.5 व्यूज़, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, ये सब चक्कर नहीं है। अनलिमिटेड व्यूज़ है, वैलिडिटी आपकी 1 साल की मिलती है, जो भी आप लेक्चर परचेस करते हो उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। 1 साल तक आप जितना चाहो, जैसे चाहो देख सकते हो,
उसके बाद भी आप देख सकते हो आपको रिन्यूअल करके एक्सटेंशन कराना पड़ता है। क्लियर है? तो हर चीज जो आपको लगेगी, रिवीजन का सपोर्ट लगेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, टाइम टू टाइम गाइडेंस लगेगा, हर चीज आपको मेरे थ्रू मिलेगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। ठीक है? तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे CAFM के डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। और आपके सीनियर्स अगर आपसे कनेक्टेड हैं, ओल्ड सिलेबस के बच्चे आपसे कनेक्टेड हैं CS एग्जीक्यूटिव के, तो आप फीडबैक भी ले सकते हो, हमारे टीचिंग के फीडबैक भी देख सकते हो। गूगल पेज पे भी बहुत ज़्यादा फीडबैक्स बच्चों ने दे रखे हैं, यूट्यूब के कमेंट्स या कहीं से भी आप फीडबैक दे सकते हो, पास स्टूडेंट से भी आप फीडबैक ले सकते हो और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आई एम श्योर। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। टच में रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा गाइडेंस, बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स, बहुत ज़्यादा रिविजन चीज़ें मैं डालने वाला हूँ एग्जाम के पहले। तो डू एंश्योर यू फॉलो मी फॉर CAFM सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।